नमस्कार दोस्तों, इस परिवार में मैं शिखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल रही होगी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है? स्वागत है आकांक्षा जी। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं नवपाषाण काल के। नवपाषाण काल के अंतर्गत हम लोग के बात चल रही थी नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं, वह कौन कौन से प्रमुख स्थल है और उन क्षेत्रों से क्या क्या खास चीजें प्राप्त हुई हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया हुआ था पश्चिमोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान पाकिस्तान स्थित तमाम सारे नवपाषाणिक स्थलों से संबंधित, लेकिन उसमें एक वृहद परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने मेहरगढ़ को जानने समझने का प्रयास किया था। उम्मीद करता हूं मेहरगढ़ के साथ साथ अन्य तमाम सारी चीजें पश्चिमोत्तर क्षेत्र से जुड़ी हुई नवपाषाण काल से संबंधित सारी बातें स्पष्ट भी हो गई होंगी। सारी चीजें आपने याद भी कर लिया होगा, ऐसे ही उम्मीद करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे और नवपाषाण काल के अंतर्गत जो कुछ उत्तरी क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ प्रमुख स्थल हैं। उत्तरी क्षेत्र, जब उत्तरी क्षेत्र का हम लोग अध्ययन करेंगे तो यहां पे हम लोग कश्मीर को लेकर के कुछ बात करेंगे। कश्मीर के अलावा हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी तमाम सारी बातें देखेंगे। इस कड़ी में हम लोग राज्यवार बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दक्षिण भारत हो, पूर्वोत्तर के राज्य हो, तमाम सारे स्थलों से इस काल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अपने आप में महत्वपूर्ण है। बड़ी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए क्या पूछ लिया जाएगा, लगातार आप देख भी रहे होंगे। कई बार प्रश्नों की प्रवृत्ति बहुत आसान होती है, लेकिन कई बार कुछ कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न आ जाते हैं या कभी कभी ऐसा तथ्य पूछ लेता है जिसके विषय में हमें जानकारी नहीं होती है। बारी बारी से हम लोग प्रयास करेंगे अपनी ओर से कि विशद पैमाने पर हम लोग अपना अध्ययन करते चले जाएं, जो भी टॉपिक हमारे सामने आता चला जाएगा। कश्मीर की बात करते हैं। उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत कश्मीर से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य न के बराबर प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के न के बराबर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन नवपाषाण कालीन साक्ष्य यहां पे पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। जब हम लोग कश्मीर के क्षेत्रों की बात करते हैं तो तमाम सारे प्रमुख स्थल देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण स्थल की बात किया जाए तो यहां पे बुर्ज होम ही निकल करके आ जाता है। बुर्ज होम बहुत महत्वपूर्ण स्थान है नवपाषाण काल का। इसके साथ साथ यहां पे हम लोग गुफ कराल की बात करते हैं। लगातार यहां से प्रश्न पूछा हुआ है। जब भी नवपाषाण काल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है तो मान करके चलें कि नवपाषाण काल के 50% लगभग प्रश्न अकेले कश्मीर क्षेत्र से जुड़े हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा गुफकराल के अलावा कुछ और क्षेत्र जो कि आपको निश्चित रूप से पता नहीं होगा, जैसे ओलची बाग। ओलची बाग एक प्रमुख क्षेत्र देखने को मिलता है। फिर इसी कड़ी में थाजी बोर। थाजी बोर, थाजी बोर का क्षेत्र, थाजी बोर का क्षेत्र एक प्रमुख स्थल देखने को मिलता है। इसी कड़ी में गुरहोम का क्षेत्र, गुरहोम का क्षेत्र, इसके अलावा पंचगोम का क्षेत्र, पंचगोम। अब ये सब याद रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन कश्मीर घाटी के नवपाषाणिक स्थल नहीं है? पंचगोम। इसके अलावा हरिपरिगोम। हरिपरिगोम एक प्रमुख कश्मीर का नवपाषाणिक स्थल है। इसके अलावा कुछ और बात करें तो बेगगुंड। बेगगुंड एक अलग से
नवपाषाण काल का स्थल देखने को मिलता है। बेगगुंड के अलावा यहां पे बजटाल एक अलग से नवपाषाण काल का स्थल है। इसके अलावा यहां पे मारतंड यहां पे एक स्थल है दामोदर, यहां पे स्थल है जय देवी उदर ईटीसी। ये तमाम सारे नवपाषाण कालीन स्थल हैं, कहां पे? कश्मीर में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो प्रश्न की प्रवृत्ति रही है, दो प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, समझिएगा। एक तो ये इसको और इसको लेकर के लगातार प्रश्न पूछा गया है, और एक तीसरे प्रकार का प्रश्न जो बनता है वह यह कि निम्नलिखित में से कौन कश्मीर के नवपाषाणिक स्थल नहीं है। हो सकता है दो तीन और हों, लेकिन इतना अगर ध्यान में रहा तो निसंदेह आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण बात यह कि यह जो नवपाषाण काल का कश्मीर का क्षेत्र है, अब कुछ बातें निकल करके आती हैं जो कि हमें जानने की जरूरत है। नवपाषाण काल में जो कश्मीर घाटी का क्षेत्र है, कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। नवपाषाण काल में कश्मीर घाटी से जो क्षेत्र प्रकाश में आए हैं, जहां से कुछ इस काल की जानकारी हमें प्राप्त हुई है, तो उन स्थानों में कुछ कॉमन विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जैसे पहली महत्वपूर्ण बात यह कि नवपाषाण काल मध्यपाषाण काल के बाद आएगा, लेकिन कश्मीर घाटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां से सामान्य तौर पे नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन मध्यपाषाण काल के उपकरणों का प्रायः अभाव देखने को मिलता है। अर्थात ऐसा प्रतीत होता है जैसे पुरापाषाण काल के बाद सीधे यहां पे नवपाषाण कालीन संस्कृति ही डेवलप हो गई। कुछ इस प्रकार के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, एक महत्वपूर्ण। दूसरी बात, कश्मीर घाटी के जो खास तमाम सारे स्थल जानकारी में आए हैं, उनमें एक जो खास बात देखने को मिलती है वह गड्ढे में बना हुआ घर, गर्तावास। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, गर्तावास का मतलब, गर्त मतलब गड्ढा, वास मतलब रहना। गड्ढे में बना हुआ घर। अब गड्ढे में बना हुआ घर का मतलब क्या है? मान लें यह कोई एक घर की फर्श है, और इस घर के फर्श में क्या किया गया? यह जो फर्श है इसमें गड्ढा किया गया और यह एक गड्ढे में बना हुआ घर निकल करके आ गया। एक नीचे बेसमेंट जिसको कहते हैं अंडरग्राउंड, वह संरचना बनी हुई, गड्ढे में बना हुआ घर। ये जो गड्ढे में बना हुआ घर है, समझिएगा कुछ महत्वपूर्ण बात यह कि यह जो गड्ढे में बना हुआ घर है, आमतौर पे तमाम सारे विद्वान यह कहते हैं कि यह जो गर्तावास है, अत्यधिक ठंडी से बचने के लिए इनका निर्माण किया गया होगा, अत्यधिक ठंडी से बचने के लिए। अब कश्मीर घाटी की स्थिति क्या है? तमाम सारे आप लोग गए भी होंगे,
और महत्वपूर्ण बात यह है कि ठंडी वहां पे कितनी ज्यादा पड़ती है, आप जानते होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे। तो ये जो गर्तावास है, तमाम सारे विद्वान यह कहते हैं कि ये जो गर्तावास है, ये गड्ढों में बने हुए घर अत्यधिक ठंडी से बचने के लिए है। लेकिन इस विचार का कुछ अपवाद भी देखने को मिलता है। अत्यधिक ठंडी से बचने के लिए तमाम सारे विद्वान यही बात कहते हैं, लेकिन इस विचार का कुछ अपवाद देखने को मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। क्या? एक नाम है कनिंघम साहब का, एक नाम है सदरलैंड। सदरलैंड, कनिंघम और सदरलैंड, ये दो प्रमुख विचारक हैं जो कि यह कहते हैं कि यह जो गर्तावास है, मानव के रहने वाला स्थान नहीं है, अर्थात इन गड्ढों में मनुष्य नहीं रहता था। ठंडी से बचने के लिए मनुष्य यहां पर नहीं रहता था। इन दोनों का कहना है कि यह जो गर्तावास है, इन गर्तावास की सच्चाई यह है कि कश्मीर घाटी के तमाम सारे जो क्षेत्रों से यह गर्तावास प्राप्त हो रहे हैं, तो पहले तो यह इन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में मानव अत्यधिक ठंडी में नहीं रहता था, अत्यधिक ठंडी में नहीं रहता था। प्रश्न बनता है कहां जाता था? इन लोगों ने विचार दिया कि अत्यधिक ठंडी होने की वजह से मनुष्य इस काल का ऋतु परिवर्तन कर लेता था। बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य, आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। नवपाषाण काल से जुड़ा हुआ एक विचार ऋतु परिवर्तन का, बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा। बहुत सारे लोग आप में से इस कॉन्सेप्ट को निश्चित रूप से नहीं जानते होंगे, और प्रश्न यह पूछा हुआ है कुछ समय पहले, ऋतु परिवर्तन का कॉन्सेप्ट कौन दे रहा है? कनिंघम सदरलैंड। इसी प्रकार जब हम लोग विंध्य क्षेत्र भी पढ़ेंगे ना, तो वहां भी यह ऋतु परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट अभी दिमाग में डाल लेने की जरूरत है। अत्यधिक ठंडी पड़ रही है, जब अत्यधिक ठंडी पड़ रही है तो ऐसे में बर्फबारी खूब हो रही है और रहना आसान नहीं है। ऐसे में कश्मीर घाटी के लोग थोड़ा सा दूरस्थ क्षेत्रों में प्रवास कर जाते थे। ऋतु परिवर्तन का मतलब ऋतुजन्य प्रवास, माइग्रेट कर जाते थे कुछ समय के लिए। मौसम में कुछ अनुकूलता आई तो वापस आ जाते थे। फिर प्रश्न बनता है जब चले ही जाते तो गड्ढे घर की जरूरत क्या है? इन लोगों ने कहा, कनिंघम और सदरलैंड ने, इन लोगों ने कहा कि अत्यधिक ठंडी जब पड़ती थी, ये विचार जो कनिंघम सदरलैंड दे रहे हैं, यह कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो इस प्रकार की बात को मान रहे हैं, नहीं तो अधिकांश लोग क्या कह रहे हैं? यह गड्ढा घर है। अधिकांश लोग यही कह रहे हैं, लेकिन कुछ हिडन अपवाद स्वरूप कुछ कॉन्सेप्ट निकल करके आया है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कनिंघम सदरलैंड कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती थी तो ये लोग जो इनके अधिशेष उत्पाद होते थे, अधिशेष उत्पाद, कृषि आदि हो गई थी, कृषि आदि की शुरुआत हो गई है। और अधिशेष उत्पाद का मतलब कृषि आधारित एंड अन्य वस्तुएं ये लोग क्या करते थे? ये लोग इस अतिरिक्त साल भर का अनाज है, साल भर के लिए इन्होंने खाद्य सामग्री को इकट्ठा किया हुआ है और अन्य सारी वस्तुएं हैं,
ये लोग इन गड्ढों में इन वस्तुओं को रख देते थे, गड्ढों में रखते थे, रख देते थे और क्या करते थे, प्रवास कर जाते थे। जब वापस आते थे तो इन गड्ढों में से अपने वो सामान निकाल लेते थे, इन गड्ढों में से वो सामान निकाल करके प्रयोग करते थे। तो ऋतुजन्य प्रवास वाला कॉन्सेप्ट कनिंघम सदरलैंड दे रहे हैं, एक अनोखी बात रही। लेकिन इन बातों के साथ साथ एक बात और निकल करके आती है, क्या कि मान लें अगर जैसा ये कनिंघम और सदरलैंड साहब कह रहे हैं कि इन गर्तावास का संबंध इन वस्तुओं से है, अधिशेष से है, और ये लोग इन गड्ढों में सामान रख करके प्रवास कर जाते थे कहीं दूरस्थ क्षेत्रों में, फिर वापस कुछ समय के बाद आते थे, विशेष रूप से ठंडी के मौसम में। ठंडी के पहले क्या होता है, तो ठंडी के पहले गर्मी का समय और क्या कहते हैं वर्षा का समय हुआ, वर्षा हुई तो वर्षा होने के बाद का जो समय काल है, खेती आदि किया, क्षेत्र में ही है, घाटी में ही है, अनाज हो गया, कुछ ठंडी पड़ना शुरू किया, इन लोगों ने उन सारी वस्तुओं को डाला, ठंडी में वहां से निकल लिए, कुछ समय के बाद फिर वापस आए, ठंडी कुछ कम होने लगी, कुछ गेहूं आदि की कृषि भी कर ले रहे हैं, गेहूं जौ आदि के साक्ष्य मिल रहे हैं, यहां से दाल के भी साक्ष्य मिल रहे हैं कश्मीर घाटी से। तो कनिंघम सदरलैंड का यह विचार है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, पहले तो इस काल में अभी कृषि की शुरुआत हो रही है और जो साक्ष्य मिले हैं वह इतने पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते हैं जिसे यह कहा जाए कि स्थायी जीवन की शुरुआत तो हो गई, लेकिन खूब अच्छे से स्थायी जीवन चल रहा हो ऐसा भी नहीं कह सकता, क्योंकि यह जो समय काल है एक शुरुआती प्रारंभिक आत्मनिर्भर गांव वाला एक कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहा है, एक शुरुआती दौर का समाज। और ऐसे में पहले तो यह है कि अधिशेष वाली स्थिति देखने को नहीं मिलती है। पहली बात तो यह कि अधिशेष वाली स्थिति संभवतः नहीं रही होगी, एक बात, अधिशेष वाली स्थिति नहीं रही होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यह जो गर्तावास है, अगर ऐसा रहता तो गर्तावास जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कुछ गर्तावास ऐसे मिले हुए हैं, गर्तावास में कुछ वस्तुएं जिनका साक्ष्य मिला हुआ है, इसके साथ साथ गर्तावास में कुछ चूल्हों का साक्ष्य मिला हुआ है, मृदभांड का साक्ष्य भी मिला हुआ है गर्तावास के अंदर, गड्ढे के अंदर, एक बात। दूसरी बात, कुछ गर्तावास ऐसे भी प्राप्त हुए हैं जिनमें अंदर कुछ नहीं है, लेकिन बाहर गर्तावास के बाहर का मतलब ये गर्तावास हो गया, इसके बाहर इन गर्तावास के बाहर चूल्हों का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, एक बात। और तो और मजेदार बात यह है कि बाहर ही कुछ गर्तावास अलग अलग क्षेत्रों के ऐसे भी प्राप्त हो रहे हैं जहां पे बाहर का मतलब ये जो गर्तावास है, तो गर्तावास के ये वाला एरिया है, यहां से
कुछ स्तंभ गर्त छिद्र प्राप्त हुए हैं, स्तंभ गर्त छिद्र प्राप्त हुए हैं। दिखाई नहीं दे रहा होगा, स्तंभ गर्त छिद्र प्राप्त हुए हैं। स्तंभ गर्त छिद्र का मतलब क्या है? स्तंभ गर्त छिद्र का मतलब है कि यह जो रेड पॉइंट किया, ये क्या है? यह छिद्र हैं, स्तंभ छिद्र हैं। मतलब यहां ये गड्ढा है, गड्ढे के बाहर, गड्ढे के ऊपर बाहर, गड्ढे के बाहर क्या है? यहां पे स्तंभ, पिलर लगाने के लिए, पिलर लगाने के लिए, और यहां पे झोपड़ी, ऐसे ऐसे छिद्र भी प्राप्त हुए हैं। और तो और मजेदार बात यह है, कुछ ऐसे भी गर्तावास प्राप्त हो रहे हैं जिनमें जिनमें ये जो बाहर का क्षेत्र है ना, बाहर का क्षेत्र, इनमें यहां पे छोटे छोटे अलग गड्ढे भी बने हुए हैं। छोटे छोटे गड्ढे, मतलब जैसे हम लोग छोटा छोटा गड्ढा खोद लें, वैसा भी साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। और यह जो गड्ढे छोटे छोटे प्राप्त हो रहे हैं, मान ले इतने बड़े बड़े गड्ढे प्राप्त हो रहे हैं या थोड़ा सा और बड़े गड्ढे प्राप्त हो रहे हैं, विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि यह जो गड्ढे अलग से बने हुए हैं, इन गर्तावास के बाहर ही ये जो कुछ अलग गड्ढे बने हुए हैं, तो ये गड्ढे कैसे हैं? अन्न रखने के लिए अलग से, अनाज रखने के लिए, रखने हेतु अलग से गड्ढे बनाए गए हैं। मतलब गर्तावास से अलग कुछ अन्य भी गड्ढे पाए गए हैं, ऊपर ही बने हुए। गड्ढे के नीचे, गड्ढा मतलब नीचे आवास, और ऊपर ही अलग से अगल बगल गड्ढे बने हुए हैं अनाज रखने के लिए, अन्न भंडार के रूप में। कहने का मतलब ये तमाम सारे जो साक्ष्य अलग अलग जगहों से प्राप्त हो रहे हैं, उनसे यह स्पष्ट होता है कि ये जो कनिंघम है, सदरलैंड है, इनकी बातें 100% स्वीकार नहीं की जा सकती है। बात स्पष्ट है भाई? क्यों? कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये यहां पे हमने देखा कि कश्मीर घाटी के जो 9 पाषाणिक स्थल हैं, उनकी कुछ विशेषताएं जिस पे हम लोग चर्चा की शुरुआत किए। पहली बात बताया आपको कि मध्य पाषाण कालीन उपकरणों का यहां से अभाव देखने को मिलता है, अनुपस्थिति है। लोग इस पे फोकस नहीं करते, आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। अर्थात यहां से माइक्रोलीथ की जानकारी नहीं मिल रही है। मध्य पाषाण कालीन लघु पाषाण उपकरण नहीं मिल रहे हैं, माइक्रोलीथ नहीं मिल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिस पे बात किया, गर्तावास, और गर्तावास को एक प्रॉपर वे में आपको बताने का प्रयास किया। पहले बताया कि गर्तावास का सामान्य तौर पे विद्वानों ने क्या मतलब निकाला हुआ है। गड्ढा घर, ठंडी से बचने के लिए, ठंडी से बचने के लिए गड्ढों में घर स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन इस बात का विरोध किया कनिंघम और सदरलैंड ने। उन्होंने कहा नहीं, कश्मीर घाटी में ठंडी में लोग रहते ही नहीं थे, दूर चले जाते थे, ऋतु प्रवास कर जाते थे। और उसके पीछे इन्होंने तर्क दिया कि जो गड्ढा घर है, गर्तावास, वह बेसिकली इनके जो अतिरिक्त अनाज होते थे, आज खाया, कल खाया, परसों खाया, अगले महीने जो खाना है, 15 दिन बाद जो खाना है, 20 दिन बाद जो खाना है, वो सब स्टोर करके रख दिया वहां पे। लेकिन अगर कनिंघम और सदरलैंड की बात मान लिया जाए तो भाई ये अलग अलग तथ्य भी प्राप्त हो रहे हैं, 2-3 जिस पे बात किया। इन अगर तथ्यों पे ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से क्या उसमें बताया, कुछ ऐसे गर्तावास प्राप्त हो रहे हैं जिनमें अंदर चूल्हा बना हुआ है। कुछ गर्तावास ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जिनमें ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई है।
तमाम सारे गर्तावासों से ये बगल में स्तंभ छिद्र मिले हुए हैं, अर्थात ऊपर से इनको कैप्चर किया गया था, ढका गया था सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्राकृतिक मौसम के। कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हुए हैं इन गड्ढा घर से थोड़ा सा हट करके, 2-4 मीटर अलग हट करके कुछ अलग से गर्त दिखाई दे रहे हैं। अनुमान लगाया कि यहां पे रहते थे और यहां पे अनाज रखते थे। कुल मिला करके अधिकांश विद्वानों की मान्यता यह है गर्तावास को लेकर के, और इसके विरोध में अपवाद स्वरूप सदरलैंड और कनिंघम ने जो कहा उस पर हम लोगों ने बात किया। आगे बढ़ जाते हैं। जी, एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ्स, बिल्कुल। चले, अब इसके अलावा कश्मीर घाटी के तमाम जो स्थल हैं, 2 विशेषताओं पे बात किया, तीसरे पे आते हैं। यहां से विभिन्न प्रकार के मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार के मृदभांड। अब विभिन्न प्रकार के मृदभांड का मतलब क्या है? 2 बातें निकल करके आएंगी। या पहले तो एक हस्तनिर्मित है या चाक निर्मित है। क्यों भाई, हस्तनिर्मित है या चाक निर्मित? एक बात, ये सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान आएगा। ये सारी बातें जब आप वहां से पढ़ेंगे तो सारी मेरी बातें दिमाग में आएंगी। ऐसे ऐसे इसको बताया गया है। दूसरी बात कि धूसर प्रकार का है कि चमकीला प्रकार का है कि लाल प्रकार का है कि काला प्रकार का है, आदि अलग अलग रंग के, कलर के। एक तो निर्माण की विधि हाथ से बना हुआ है, हस्तनिर्मित है या चाक निर्मित है, और विभिन्न प्रकार के मृदभांड में कलर अधिक, एक से अधिक कलर वाले मृदभांड भी प्राप्त हो रहे हैं। गुफकराल में ही 3 प्रकार के रंग वाले मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं बात स्पष्ट हो गई होगी। इसके अलावा कुछ और बातें, इस काल के नवपाषाण काल के जो उपकरण अन्य स्थानों से प्राप्त हो रहे हैं, पत्थर के बने हुए, वह यहां से भी प्राप्त हो रहे हैं। तो इस काल के पाषाण उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। पाषाण उपकरण, यहां पे हमने बताया मध्य पाषाण कालीन उपकरणों का अभाव है, मतलब वो लेयर ही नहीं मिल रही है, ठीक है। लेकिन नवपाषाण काल में जो प्रचलित उपकरण हैं वह निश्चित रूप से प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ हड्डी के बने उपकरण भी प्राप्त हो रहे हैं। हड्डी के बने उपकरण, और जब हड्डी के बने हुए उपकरण हम लोग देखते हैं, हड्डी आप समझ रहे हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यहां पे कि कुछ स्थानों से कॉमनली, मतलब सामान्य तौर पे लगभग सभी जगहों से ऐसे कुछ साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। ये जो बारहसिंगा था ना, बारहसिंगा की, ये जो सिंग होता है ना, सिंग, हड्डी नहीं, यहां पे सिंग शब्द प्रयोग करेंगे, सिंग का बना उपकरण कॉमन तौर पे कश्मीर घाटी के तमाम सारे स्थलों की एक विशेषता यह भी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ एक और विशेषता, पाषाण के उपकरण के अंतर्गत ही एक और बात, फसल कटाई का उपकरण प्रत्येक जगहों से सामान्य तौर पे मिला हुआ है। कश्मीर घाटी में फसल कटाई, फसल काटने का पाषाण उपकरण, आमतौर पे इसे हम लोग हार्वेस्टर के तौर पे जानते हैं। आज जब हार्वेस्टर हम लोग बोलते हैं, आज जब हम लोग हार्वेस्टर शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हार्वेस्टर का मतलब आज क्या होता है? जैसे रोड पे आप देखते हैं दोनों ओर पेड़ लगे हुए होते हैं, पेड़ बड़ा हो रहा है, नहीं, नगर निगम की ओर से एक गाड़ी आई, मशीनीकृत गाड़ी आई, 4 टायरों पर चलने वाली, और एक आदमी खड़ा हो गया, क्रेन टाइप का सिस्टम है, ऊपर उठाया, उसने क्या किया, जो अतिरिक्त डालियां हैं जो रोड घेर रही हैं उनको काट दिया, टहनियों को काट दिया, मतलब एक शेप में ला दिया। आज उस गाड़ी को
यंत्र गाड़ी को मशीनीकृत चार पहिया वाहन को हम लोग हार्वेस्टर के नाम से जानते हैं, लेकिन प्राचीन काल में वो गाड़ी वाड़ी का कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तो जो पत्थर के बने हुए उपकरण जिनसे कटाई किया जाता था, लूनन शब्द का प्रयोग हम लोग वैदिक काल में पढ़ेंगे। लूनन कहा जाता था फसलों की कटाई। तो फसल कटाई का जो उपकरण है पाषाण काल के अंतर्गत या प्राचीन भारत के अंतर्गत, उसके लिए भी हार्वेस्टर शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हार्वेस्टर का उपयोग कश्मीर घाटी के क्षेत्रों में प्रायः देखने को मिलता है। एक बात। दूसरी और कुछ बातें, यह जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी के तमाम सारे स्थलों की कुछ और विशेषताएं, जैसे सामूहिक रूप से कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं जिससे यह पता चलता है कि सामूहिक रूप से पशुओं को काटा जाता था, अर्थात सामूहिक पशु बलि का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। पशु बलि का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है अनेक जगहों से। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात, कश्मीर घाटी के तमाम सारे स्थलों से एक खास बात कि यह जो शवाधान होता था, शवाधान मतलब शव दफनाना, इसमें दो बातें। एक, द्वितीयक प्रकार का समाधान देखने को मिलता है, द्वितीयक प्रकार का समाधान, और दूसरा वस्तुओं का अभाव, वस्तुओं का अभाव, वस्तुओं का अभाव। द्वितीयक प्रकार का समाधान और वस्तुओं का अभाव। एक और बात इसमें जोड़ेंगे, पशुओं की प्राप्ति, पशुओं की प्राप्ति। समझिएगा, कश्मीर घाटी के जो तमाम सारे स्थल प्रकाश में आए हैं, वहां के समाधान प्रक्रिया की जो जानकारी मिली है, उसमें एक बात यह पता चलता है कि जो शव दफनाए जाते थे, शवाधान, जो शव दफनाए जाते थे, तो शवों के साथ प्रिय पशु को दफनाना होता था, प्रिय पशु को दफनाना। और कश्मीर घाटी में तमाम सारे जो साक्ष्य मिले हैं, तो यहां पे प्रिय पशु क्या था? कुत्ता, कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य। एक बात। इसके साथ साथ जो जंगली पशु हैं, जंगली पशु के लिए अलग कब्र का भी साक्ष्य मिल रहा है। अलग कब्र, जंगली या पालतू, जंगली या पालतू, मतलब दो प्रकार की बातें पशुओं को लेकर के। एक तो यह कि मृत व्यक्ति के जो प्रिय पशु हैं कुत्ता, उनको दफनाने का साक्ष्य मिल रहा है। इसके साथ साथ अन्य जो पालतू या कुछ अन्य पशु भी हैं जंगली प्रवृत्ति के ही, अगर वह मर रहे हैं तो उनके लिए एक पृथक कब्रगाह की स्थिति भी देखने को मिल रही है, अर्थात पशुओं के लिए पृथक कब्र के भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तमाम सारे साक्ष्य जो कि मनुष्य के साथ साथ प्रिय पशु कुत्ता को भी दफनाने का एक बात, ये तो मनुष्य के शवाधान की बात हुई। कुछ ऐसे कब्र भी मिले हैं जिसमें सिर्फ पशु की हड्डी प्राप्त हुई है। इसका मतलब यह कि पशुओं के लिए अलग कब्र भी बने होते थे। दूसरी बात, ये जो द्वितीयक प्रकार का शवाधान बताया, ये क्या है? द्वितीयक प्रकार का दो संदर्भ निकलते हैं, एक पीछे आपको बताया था पिछले क्लास में, एक आज बताता हूं द्वितीयक प्रकार का। द्वितीयक प्रकार का शवाधान किताब में अगर कहीं मिले, इसका मतलब यह होता है कि कोई आदमी मरा, कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया, पशुओं ने खाया, चारा बनाया, हड्डी बची,
हड्डी ला करके दफना दिया, हड्डी ला करके दफना दिया, मतलब शव खुले में, फिर जो बची हड्डी दफनाना, इसको कहा जाता है द्वितीय प्रकार का शवाधान। और एक कॉमन सी बात देखने को मिलती है कश्मीर घाटी के इस प्रकार के शवाधान में, क्या ये जो हड्डियां होती थी मृत व्यक्ति की, हड्डियों को लाल गेरुआ रंग को, गेरू रंग तो जानते होंगे लाल रंग का होता है, लाल गेरुआ रंग से उनको ओतप्रोत किया जाता था, मतलब लाल रंग से रंग दिया जाता था, रंगा हुआ। इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। हड्डियों को सिंदूर कह लें, सिंदूर से ही मिलता जुलता, कुछ किताबों में सिंदूर शब्द का भी प्रयोग हुआ है, कुछ किताबों में लाल गेरुआ रंग का प्रयोग हुआ है, रंग एक ही होता है। लाल गेरू रंग से हड्डियों को रंग करके दफनाने की प्रवृत्ति, प्रचलन कश्मीर घाटी के स्थलों में देखने को मिलता है। बात स्पष्ट है, गेरुए का लेप निश्चित रूप से। क्लियर है बात? चले बात को आगे ले चलेंगे। तो यह कुछ विशेषताएं आपको बताया जो कि कश्मीर घाटी के स्थलों में देखने को मिलती है। आगे बात को ले चले, समझ में आ गई सारी बात? कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति तो नहीं है? एक बार बताएं। नहीं? क्यों भाई? जी जी, आंशिक ही, बिल्कुल। आगे बढ़ जाए। सिर्फ सुप्रिया जी को समझ में आया और लोगों को समझ में नहीं आई बात? चले अब बात करेंगे बारी बारी से, जो कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं उनको लेकर के बात करेंगे बुर्ज होम के संदर्भ में। अब मुझे एक बात बताएं कि पिछली क्लास में जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, क्या वह अच्छे से दिमाग में है? कुछ अगर प्रश्न पूछा जाए इमरजेंसी टाइप से, तात्कालिक तौर पे, तो क्या उसका उत्तर बताने की कंडीशन में है? मेरे साथ कई बार ऐसा हो जाता था कि जब सिविल सर्विस की तैयारी हो रही थी, दिल्ली में रहते हुए, मैं वर्षों तक दिल्ली में रहा, लगभग 2005 से लेकर के 2017 तक। 2017 में मैं प्रयागराज आया था, वही मेंस इंटरव्यू का दौर था, पीसीएस वाला, उसी सिलसिले में दिल्ली से आया हुआ था और तब से फिर यहीं रह गया। तो जब अभी पढ़ाई की शुरुआत मैंने किया हुआ था, 2005 के आसपास की बात है, तो मेरी बुआ के एक लड़के भी थे, मेरे फुफेरे भाई, संजोगवश वह भी आईएएस की तैयारी कर रहे थे और गंभीर विद्यार्थी थे। नहीं हुआ उनका भी, लेकिन गंभीर विद्यार्थी थे, जज की स्थिति में है, अच्छी बात है। संजोगवश कभी ऐसा हुआ, और 2-3 बार ऐसा हो गया, मेरा उस समय स्थिति दूसरी थी, सिविल सर्विस यूपीएससी में 2 सब्जेक्ट होते थे, ठीक है, सीसेट वगैरह जमाना नहीं था। तो मैं आता था घर, आंगन में सारे लोग बैठ जाते थे, दुआ सलाम सब होता ही था कॉमनली, और ठीक ठाक चल रहा है, हाँ चल रहा है, आदत बनी हुई है, हाँ सब ठीक ठाक चल रहा है। अब समस्या उसके बाद शुरू होती थी। अब पिताजी भी बैठे हुए हैं और भी लोग बैठे हुए हैं, भाई साहब भी संजोगवश उसी समय आए हुए हैं, और क्या पढ़ रहे हो आजकल भैया? ये अब तो बोली अब थोड़ी सी हल्की डिम होने लगी, भैया ये चल रहा है। अच्छा, शंकर क्या अद्वैत वेदांत में उसने ऐसे जो था वो उसको कैसे मतलब बता सकते हो? अब समस्या फंस गई। अच्छा, रामानुज ने शंकर के
मायावाद का खंडन किया हुआ है, आलोचना किया हुआ है, तो थोड़ा सा उसको समझा दो। मतलब घूम फिर करके कुछ, मेरा विषय इतिहास और दर्शन शास्त्र था। अब ऐसी चीजें, शुरुआत में भाई मैं भी गया हुआ था तैयारी करने के लिए, तो बहुत अच्छी स्थिति में अचानक से आ गया ऐसा तो था नहीं। टाइम लगता है धीरे धीरे, और बहुत ज्यादा पढ़ने वढ़ने वाला था नहीं मैं, सच्चाई यही थी। बाद में हो गया पढ़ने वाला, और जब पढ़ने वाला हुआ तो फिर मेरे से अच्छा कोई रहा भी नहीं। लेकिन उस दौर में 2005 के आसपास अभी पढ़ने वाला नहीं था, और उसी समय इस प्रकार की स्थिति बन जाती थी और बहुत शर्मिंदा होना पड़ता था। उन्होंने समझाया, फिर मुझे जो गुरुजी मिले दिल्ली में, व्यक्तिगत रूप से मेरा मतलब हाथ पकड़ करके उन्होंने चलना सिखाया सिविल सर्विस के तैयारी के लिए। उनका बड़ा ही कृपा रहा, जिसकी वजह से आज मैं जो भी कुछ हूं। वहां से मुझे सीख मिली उन लोगों के द्वारा कि रोज का शेड्यूल निश्चित रूप से तय होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप पंचवर्षीय जीवन स्टूडेंट लाइफ में न आपको अगर अपनाना हो, 1 वर्ष के भीतर ही अगर सफलता चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे गांधी ने कहा था, जैसे जैसे कर रहा हूं वैसे वैसे करते चले जाइए, अपनी बुद्धि न लगाइए। सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, असहयोग आंदोलन के गांधी जी ने समझा दिया है, क्या करना है क्या नहीं करना है समझा दिया है। उसमें अगर चौरी चौरा वाला केस हो जाए तो निश्चित रूप से बारदोली से लेना ही पड़ेगा आंदोलन को वापस। वहां पे एक बात स्पष्ट हुआ कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज मिल सकता है, 1 वर्ष के भीतर सफलता जो आप चाहते हैं वह मिल सकती है। शर्त यही है, उसके लिए आपको उस अनुकूल अपने आप को करना पड़ेगा। उस अनुकूल करने का मतलब कि थोड़ा सा आपको अन्य दिनों की तुलना में, अन्य लोगों की तुलना में अपने आप को अनुशासन में करना पड़ेगा। कोई भी चीज व्यक्ति से बड़ी नहीं है, व्यक्ति के द्वारा ही सब कुछ किया जा रहा है। आज प्रकृति को जो हम लोग देखते हैं वह भी मनुष्य ने अपने तौर तरीके का बना दिया है। जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वह सब कुछ मनुष्य के द्वारा ही किया गया। मनुष्य करते करते आज कहां पहुंच गया, कहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मनुष्य की और कहां आज पहुंच गया है, सब मनुष्य के द्वारा ही किया गया है। आपको 1 वर्ष के भीतर सफलता मिल जाएगी, उसके लिए अनुशासनबद्ध होना है, रोज का काम रोज करते जाना है। कभी भी यह नहीं सोचना है कि आज वाला खाना कल खाएंगे, इकट्ठे 2 दिन का अपच हो जाएगा। सामान्य सी परिपाटी है, रोज का रोज काम करना। लगातार मैं आपको आगाह करता हूं, और जिस भी व्यक्ति ने मेरी बात मान ली, परीक्षा पास हो जाएगा इस बार। दूसरी महत्वपूर्ण बात उसमें जो कि ध्यान देने की है, पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। समझ रहे हैं? पहली बात यह कि रोज का काम रोज करना है। अब रोज का काम रोज कर रहे हैं, टेबल चेयर का प्रयोग कर ही रहे हैं। कुछ लोग तो लेट कभी पढ़ते हैं नहीं, कुछ लोग ऐसे करके और पढ़ रहे हैं, तो वो काला अक्षर भैंस बराबर है। कुछ लोग पेट के बल लेट जाएंगे और पढ़ रहे हैं तकिया लगा करके, नहीं पढ़ रहे हैं बस, तो वो काला अक्षर भैंस बराबर हुआ, उससे रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, पढ़ने का तरीका जिसको नहीं पता है वो रोज पढ़े तो भी प्रॉपर काम को प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। खाना बनाइए, लेट करके खाना बनाइए, देखिए कितना मजा आएगा, जल वल जाएंगे नहीं। हर काम का तरीका है। ठीक है, पढ़ना भी ठीक से है,
और ये सब कुछ ऐसा नहीं है जो कि मैं मंगल ग्रह से आज आ गया हूं और आपको नई नई बातें बता रहा हूं। ये सब कुछ बचपन से ही हमें सिखलाया गया है, कोई नई बात हमें नहीं एडॉप्ट करनी है। ठीक है, ठीक तरीके से पढ़ना है। पढ़ना कैसे है वह महत्वपूर्ण है। पढ़ना है, लिखना है, लिख लिख करके याद करना है, लिख लिख करके याद करना है। याद किए हुए चीजों को दोहराना है। घर में मम्मी से, पापा से, छोटे भाई, बड़े भैया, भाभी से अगर रिश्ता अच्छा हो तो भाभी से, आदि 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 लोगों से कहिए कि थोड़ा सा मेरा सहयोग कर दिया करिए 10 मिनट। इस पेज में ये जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है बस पूछ लिया करिए हमसे। किसी शेखर पांडे की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना है, लोगों को अपने हिसाब से। कल को आप टीचर बन जाएंगे तो पूरी क्लास को, और अगर अट्रैक्शन रहा व्यवहार में, व्यक्तित्व में, तो पूरे स्कूल को अपने हिसाब से कर देंगे कि नहीं कर देंगे, कि बच्चों के हिसाब से रहेंगे। टीचर के हिसाब से तो क्लास होगी। तो आपका जो माहौल है घर का, आसपास का ना, अपने अनुकूल बनाने का प्रयास कर लें। आपके अनुकूल बन गया ना, बहुतों के साथ समस्या होगी। पिताजी मुंह बनाए रहते हैं, माताजी मुंह बनाए रहती हैं, सास मुंह बनाए रहती हैं, ससुर जी मुंह बनाए रहते हैं, दामाद जी का यह हाल है, बहू जी का वो हाल है। नहीं, कब तक पढ़ोगे? नहीं, बुद्धि का प्रयोग करिए, बुद्धि का प्रयोग करिए। बुद्धि से सास भी खूब खुश हो जाती हैं, ससुर भी, आदि आदि। बुद्धि का थोड़ा सा प्रयोग करना है। सब कुछ अपने अनुकूल धीरे धीरे होता है, इकट्ठे नहीं होता है कोई चीज, एक बार में झटके में नहीं होता है। धीरे धीरे अनुकूल करिए। पढ़ना रोज है, तैयार रोज करना है, तरीके से करना है। तरीका पढ़ना, लिखना, लिख लिख करके, लिखने के बाद फिर लिख लिख करके याद करना। ये थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन गारंटी है 1 वर्ष के भीतर रिजल्ट आना। अर्थात ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, उससे क्या फायदा निकलेगा? उससे फायदा यह निकलता है कि ये जो सरस्वती है ना, वो यहां पे आ जाती हैं, कंठ में आ जाती हैं। सरस्वती कंठ में आ जाती हैं, और सरस्वती का कंठ में आना, रिजल्ट तय हो जाना। मतलब सब कुछ आपको तैयार है, रोज का रोज तैयार हो का मतलब यही है। ये सारी बातें आपको लगातार आगे भी मेरे द्वारा अलग अलग शब्दों के माध्यम से सुनने को मिलेंगी। किस दिन कौन सी मेरी बात दिल को छू जाए, आप वास्तव में मेहनती हो जाए। 2 घंटा पढ़ते हैं तो 3 घंटा मेरी बातों से पढ़ना शुरू कर लें। यही उद्देश्य है, अंततः रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं आया तो मैं आप सारे लोगों के सामने जीता जागता, आप में से बहुत सारे लोग मेरे से कम अनुभवी नहीं होंगे, मैं आपके सामने जीता जाता सबूत हूं। मैं बड़ा ही योग्य अपने आप को मानता था, सिविल सर्विस के लिए नहीं हुआ, उनको लगा मैं योग्य नहीं था। एक बात। दूसरी बात कि ये जो चले, मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कुल मिला के उद्देश्य यही है ना कि रिजल्ट आ जाए किसी तरीके से। उसके लिए जो भी हमें करना हो वो हम लोग काम करते चले जाए। शुरुआत करेंगे, बुर्ज होम की बात करते हैं। ये सारी बातें इस वजह से कह रहा था कि पिछली क्लास में जो कुछ हमने पढ़ा था, क्या वो आपने प्रयास किया, याद किया? जो भी महत्वपूर्ण समझ में आया वो सारी बातें क्या याद हैं? याद हैं तो क्या मैं तुरंत पूछ लूं 8-10 प्रश्न और इसी पे वो कहानी बताया अपनी वाली, भाई साहब आ जाते थे? नहीं, कई बार पूछ लेते थे, जिसको कहा जाता है ना देसी लैंग्वेज में, छोड़िए, तो तुरंत स्पष्टता के साथ उत्तर नहीं निकल पाता था। लेकिन अगर वही तरीके से अगर मैं भी पढ़ा होता तो शायद 2005 में अच्छे से उनको जवाब दे पाता। कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा बिल्ड होता।
और वह एक कमी जो रह जाती है वो लंबे समय तक, उस कमी को, इस प्रकार की कोई कमी हो, हमें बिल्कुल छोड़ते जाना है और परीक्षा पास होने के लिए जो भी अनुकूल चीजें हैं उनको एडॉप्ट करने का प्रयास करना है। ठीक है, चले अब बात को आगे ले चलेंगे। बुर्ज होम की बात करते हैं। बुर्ज होम में दो शब्द है। कश्मीर घाटी का एक सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल है। बुर्ज प्लस होम, बुर्ज प्लस होम, होम अंग्रेजी शब्द बुर्ज। बुर्ज का मतलब भुर्ज, भुर्ज का मतलब भोज, भोज वृक्ष का स्थान, भुर्ज वृक्ष का स्थान बुर्ज होम। ये जो बुर्ज होम है, इस स्थल की खोज, इस स्थल की खोज किसके द्वारा की गई? तो भाई अब जैसे मुझे याद है ना, मुझे भी रट्टा मार करके आना पड़ा है क्लास में, मुझे भी रट्टा मार करके आना पड़ा है क्लास में। हालांकि ये सारी बातें लगाया हुआ था कि अगर कोई खास तथ्य छूट जाए तो कम से कम आपके आंख के सामने वह मैं रख सकूं। पेपर मुझे नहीं देना है, पेपर मुझे नहीं देना है, लेकिन इसके बावजूद क्लास पढ़ाना है। और सारी काम की बातें, बातें बहुत सारी लिखी हुई हैं पीडीएफ में, सारी काम की बातें अगर मैं यहां पे नोट कर दूंगा ना तो निश्चित रूप से आपके लिए वो आसान हो जाएगा। इस वजह से मैं भी इसको बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती हैं भाई, लेकिन जब इसको अभ्यास में करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करेंगे ना, तो अपने आप से दिमाग कहेगा कि नहीं, ये वाली बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये वाली बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये वाली बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंडरलाइन होगा, लिखना होगा और अभ्यास के माध्यम से वो सब याद किया जा सकता है। आज मुझे भूल गया है, मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे झूठ बोलना नहीं आता है, मुझे सब कुछ याद था एक समय जब मैं एक गंभीर विद्यार्थी था 2006 से, तो मुझे सब कुछ 2006 में सब कुछ याद था। बहुत पुरानी बात है, सब कुछ में है, सब कुछ। और बहुत अच्छे से मैं समझा पाता था लोगों को। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति तैयार कर सकता है। खोज किसके द्वारा किया गया? 1935 में डी टेरा और पीटरसन, आपको याद होगा, टेरा पीटरसन का नाम आपको याद होगा। इन लोगों के द्वारा इस स्थल की, नवपाषाणिक स्थल की खोज की गई। और तो और महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पे जो सर्वे का कार्य कराया गया, उत्खनन संबंधी कार्य कराया गया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के टीम के अंतर्गत के नेतृत्व में टी.एन. खजांची का नाम याद रखिएगा। टी.एन. खजांची, आप में से शायद ही किसी को पता हो इनका नाम। इन लोगों ने खोजा और प्रश्न जब भी पूछा हुआ है, इन्हीं लोगों को लेकर के पूछा हुआ है, इन्हीं लोगों को लेकर के प्रश्न आज तक पूछा हुआ है। लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है, इन्होंने खोज किया, कोई गारंटी नहीं है कि इनका नाम आगे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से यही व्यक्ति डिप्यूट थे जिन्होंने इस क्षेत्र का व्यापक सर्वेक्षण कराया था, उत्खनन कार्य। ठीक है, टी.एन. खजांची निश्चित रूप से याद रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यह जो बुर्ज होम का क्षेत्र है, बुर्ज होम, यहां से नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, यहां से ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, यहां से ऐतिहासिक काल तक के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, ऐतिहासिक काल तक के। अब ऐतिहासिक काल कब से कब शुरू होता है आपको पता है। यहां से जो उत्खनन हुआ यहां पर, तो कुल संस्कृति के 4 पुरातात्विक स्तर, 4 लेयर ज्ञात हुए। 4 अलग अलग समय काल में, कालखंड में लोगों की संस्कृति यहां पर विद्यमान थी, अस्तित्व था। इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, याद रहेगी। और यही बात आगे हम लोग गुफकराल देखेंगे, आगे हम लोग गुफकराल देखेंगे तो सेम यही बातें, सेम
यही बातें गुफकराल में भी देखने को मिलेंगी, गुफकराल में भी यही सेम बातें देखने को मिलेंगी। क्लियर है बात? बात को आगे ले चलेंगे। ये जो बुर्ज होम है, अब प्रश्न यह बनता है कि यहां से क्या क्या पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, ऊपर जो कुछ विशेषता बताया, ऊपर कश्मीर घाटी के जो कुछ विशेषता बताया वो दोबारा से रिपीट होंगे। बात स्पष्ट है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यों भाई? पुरातात्विक साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं? अगेन क्या प्राप्त हो जाएगा? यहां से गर्तावास प्राप्त होगा ही। गर्तावास, गर्तावास में सीढ़ी प्राप्त हो रही है। गर्तावास में कुछ नदियों में जो छोटे छोटे शंख मिलते हैं ना, शंख की प्राप्ति हो रही है। कुछ मिट्टी के बने हुए बर्तन, मृद भांड भी प्राप्त हो रहे हैं। कुछ चारकोल जो हम लोग जलाते हैं, लकड़ी का कोयला, वह भी प्राप्त हो रहा है। इसके साथ साथ ये तो गर्तावास में देखा हमने, गर्तावास में ये जो गर्तावास प्राप्त हो रहा है, गर्तावास में हमने देखा। लेकिन गर्तावास के बाहर भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, गर्तावास के बाहर भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। जैसे पाषाण उपकरण, तमाम सारे पाषाण उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ चूल्हा भी प्राप्त हो रहा है। गर्तावास के बाहर चूल्हा भी प्राप्त हो रहा है। कुछ मनके प्राप्त हो रहे हैं। यहां से लगभग 950 मनकों का, पत्थर के बने हुए, सेलखड़ी पत्थर के बने हुए, सेलखड़ी पत्थर के बने हुए, 1 2 10 20 25 नहीं, 950 मनके प्राप्त हो रहे हैं। यहां से विविध प्रकार के मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं। मृदभांड 4 लेयर प्राप्त हो रहे हैं। तो न सिर्फ हस्तनिर्मित बल्कि यहां से चाक निर्मित मृदभांड की भी प्राप्ति हो रही है। हस्तनिर्मित, चाक निर्मित मृदभांड, दोनों प्रकार के मृदभांड की प्राप्ति हो रही है। एक तो ऐसा साक्ष्य यहां से प्राप्त हो रहा है, मृदभांड की ही जब बात हम लोग करते हैं तो मृदभांड के अंतर्गत एक मिट्टी का बर्तन, एक घड़ा प्राप्त हुआ है, घड़ा, और घड़ा पर सिंग वाला देवता बना हुआ है। सिंग वाला देवता का अंकन देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण बात है, एक घड़े पर सिंग वाले देवता का अंकन देखने को मिलता है। 950 मन के। यहां से जो कुछ शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, यहां से गेहूं जौ के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, गेहूं जौ के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। यहां से शवाधान के जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, द्वितीय प्रकार के शवाधान के साक्ष्य, ये महत्वपूर्ण है। शवाधान तो मिल ही रहा है, कब्र मिल ही रहा है, लेकिन द्वितीयक वाला यह महत्वपूर्ण बनता है। और शवाधान के अंतर्गत मनुष्य के साथ, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। एक और शवाधान के अंतर्गत, एक आपको बताया, पशुओं के लिए अलग कब्र भी देखने को मिल रहा है। पशुओं के लिए अलग कब्र भी देखने को मिल रहा है। और उसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात कि एक कब्र ऐसा मिला हुआ है, महत्वपूर्ण है, एक कब्र ऐसा जिसमें 5 कुत्ते हैं। 5 कुत्ते एक साथ लिटाए गए हैं, 5 कुत्ते एक साथ लिटाए हुए हैं। और
मृग श्रृंग के साथ है, मृग श्रृंग के साथ, मृग श्रृंग के साथ देखने को मिलते हैं। मृग श्रृंग के साथ 5 कुत्ते। मृग श्रृंग का मतलब हिरण का सिंग, ठीक है। 5 कुत्ते हिरण का सिंग लेकर के, अब हो सकता है वो हिरण का सिंग पहले से खेलते रहे हों, उसके साथ अच्छा लगता रहा हो कुत्तों को हिरण के सिंग के साथ खेलना। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे खेलते हैं, अलग अलग खेलने वाले उपकरण जो होते हैं, तो 5 कुत्तों के साथ मृग श्रृंग के साक्ष्य भी यहां से मिल रहा है। एक महत्वपूर्ण बात शवाधान के अंतर्गत, कश्मीर घाटी के अंतर्गत बुर्जहोम स्थान में जो शवाधान मिल रहा है ना, एक महत्वपूर्ण बात है। शवाधान में वस्तुओं का अभाव पाया जा रहा है। वस्तुओं का अभाव मतलब कोई मनुष्य मरा, मृत व्यक्ति का शव कब्र में है, तो हमने कई जगहों पे पहले भी देखा हुआ है कि आमतौर पे कब्र में कुछ अन्य वस्तुएं भी डाल दी जाती थीं जो कि उनके कल्चर को प्रमाणित करती हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांड को दर्शाती हैं। लेकिन कश्मीर घाटी के अंतर्गत विशेष रूप से बुर्ज होम की अगर बात किया जाए तो बुर्ज होम में तमाम सारे, अब कुत्ता बिल्ली वो ठीक है, वो अलग बात है, वो वस्तु नहीं है, वह जीव जंतु है। लेकिन जो सामान्य तौर पे कुछ हड्डी के उपकरण, पत्थर के उपकरण आदि आदि कुछ वस्तुएं जो डाल दी जाती थीं, शंख मनका आदि जो प्राप्त हो रहे हैं, वह यहां से ऐसी कोई वस्तु देखने को नहीं मिलती है। महत्वपूर्ण तथ्य है, शवाधान के अंतर्गत कब्रों में मृत शरीर को दफनाया जाता था, लेकिन उनके साथ कुछ अन्य वस्तुओं को भी दफनाया जाता था, ऐसा साक्ष्य न के बराबर प्राप्त हुआ है। ठीक है, हाँ भाई, क्लियर है बात ये सारी? आगे बढ़ जाए तो ये जो भी कुछ बात बताया, ये सारी चीजें निश्चित रूप से आपको नहीं भूलनी है। इसके अलावा भी छोटी छोटी बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अगर वह विस्मृत भी हो जाए तो तनिक भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुख्य बातें जो थी ना, वह लगभग सारी ही यहां पे आपको बता दिया गया है। अब बात करेंगे गुफ कराल की। गुफ कराल, गुफ कराल, ये जो गुफ कराल है, गुफ कराल का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? कुम्हार की गुफा। निश्चित रूप से आपको पता होगा ही, कुम्हार की गुफा नहीं, शाब्दिक अर्थ निकलता है। महत्वपूर्ण बात है कि यहां पे उत्खनन कार्य किसके द्वारा कराया गया। तो जैसे यहां पे आपको बताया, टीएन खजांची का नाम, टीएन खजांची का नाम, ये जो 1935 में खोज हुई, भारतीय सर्वेक्षण की ओर से टीएन खजांची के नेतृत्व में व्यापक सर्वेक्षण कार्य किया गया। 1960-71 का दौर था, एक अच्छी जानकारी मिल गई। 1981 का दौर, ए के शर्मा, निश्चित रूप से नाम आपको याद रखना है, ए के शर्मा जी 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 जी, सुप्रिया जी, ठीक है। उत्खनन कार्य कौन कराया? तो उत्खनन कार्य यहां पे ए के शर्मा साहब के द्वारा कराया जा रहा है। अब यहां से भी 4 स्तर, सांस्कृतिक स्तर की जानकारी मिल रही है। कहां से कहां तक? नवपाषाण काल से लेकर के ताम्रपाषाण होते हुए ऐतिहासिक काल तक के, ऐतिहासिक काल तक के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। काल तक के साक्ष्य यहां से
प्राप्त हो रहे हैं। 4 सांस्कृतिक स्तर विन्यास देखने को मिलता है। ये जो गुफकराल का क्षेत्र है, यहां से प्राप्त जो साक्ष्य हैं, प्राप्त साक्ष्य वो क्या है, महत्वपूर्ण होता है। प्राप्त साक्ष्य, गर्तावास तो कॉमन है, गर्तावास मिलेगा ही, गर्तावास तो मिलेगा ही, गर्तावास। अब ये जो गर्तावास यहां से मिल रहा है, गर्तावास जो मिल रहा है, गर्तावास जो साक्ष्य मिल रहा है, गड्ढे में बना हुआ घर, तो कुछ बातें जो कि महत्वपूर्ण है। ये जो गर्तावास गुफकराल से प्राप्त हो रहा है, ये आपको बताया था कि ये स्तंभ छिद्र यहां से प्राप्त हो रहा है, महत्वपूर्ण है। बुर्जहोम में हमने यह चीज नहीं देखी थी, लेकिन यहां पे कॉमनली ऐसा देखने को मिलता है। क्या, ये जो गर्तावास है, गर्तावास के दोनों ओर स्तंभ छिद्र देखने को मिलते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये जो गुफकराल का क्षेत्र है, तो गुफकराल के क्षेत्र में ये जो फर्श है ना, फर्श फर्श, ये फर्श जो है, इस फर्श को लाल गेरुआ रंग से रंगा गया है। ये सामान्य प्रचलन की बात बता रहे हैं। गुफकराल से तमाम सारे जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, कॉमन तौर पे उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। गुफकराल में स्तंभ छिद्र प्राप्त हो रहा है, ठीक है, फिर फर्श को लाल गेरुआ रंग से रंगा गया है। इसके साथ साथ गुफकराल ही वह स्थान है जहां से यह स्तंभ छिद्र के साथ ही, मतलब यहां पे स्तंभ लगा दिया, ऐसे मड़ई डाल दिया ऊपर, ठीक है, मड़ई डाल दिया ऊपर, ऐसा कुछ साक्ष्य, ठीक है। यहां से ही ये जो स्तंभ छिद्र हैं, इन्हीं के आसपास कुछ अलग से भी गड्ढे प्राप्त हो रहे हैं, कुछ अलग से भी गड्ढे प्राप्त हो रहे हैं। और ये गड्ढे जो हैं वह अन्न भंडार बताया है विद्वानों ने। अन्न भंडार मतलब अन्नागार के रूप में इन गड्ढों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, अन्नागार के रूप में। और तो और यहां से, अर्थात गुफकराल क्षेत्र से न सिर्फ ये अन्न भंडार के रूप में गड्ढे, बल्कि गर्तावास के बाहर, यहां बाहर, गर्तावास के बाहर चूल्हों का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। एक बात, गर्तावास के बाहर चूल्हे का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, गर्तावास के बाहर अंगीठी का भी साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। अंगीठी गर्मी के लिए, अंगीठी का भी यहां से साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। क्या हो गया, चूल्हा हो गया, अंगीठी हो गई, स्तंभ छिद्र, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, यहां से तमाम सारे पाषाण उपकरण तो प्राप्त होंगे ही, हड्डी के उपकरण प्राप्त होंगे ही। इसके अलावा यहां से सिलबट्टा भी मिल रहा है, सिलबट्टा भी मिल रहा है यहां से। गुफकराल महत्वपूर्ण, जो कि परीक्षा में पूछा भी गया है, तांबे का पिन यहां से प्राप्त हो रहा है, तांबे का हेयर पिन। इसके अलावा कुछ और चीजें, जैसे ये गुफकराल, हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण, एक गेहूं, जौ, दाल,
वनस्पतियों के साक्ष्य यहां से प्राप्त हो रहे हैं। गेहूं, जौ, दाल, वनस्पतियों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। यहां से ठीक वैसे जैसे बुर्ज होम में हार्वेस्टर की जानकारी मिल रही है, यहां से भी हार्वेस्टर, फसल कटाई के लिए हार्वेस्टर के साक्ष्य यहां से भी प्राप्त हो रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कि ध्यान से उतर गया था, यहां पे निश्चित रूप से आपको बताने की जरूरत है। ये कश्मीर घाटी की जो विशेषताएं हैं ना, कश्मीर घाटी की विशेषताओं में एक और विशेषता कि सभी कश्मीर घाटी के स्थल, नवपाषाण काल के स्थल, सभी स्थल करेवा पर बसे हुए हैं। करेवा पर बसे हुए हैं। करेवा पर बसे हुए हैं। करेवा पता है, हां या ना बताएं? करेवा पर बसे हुए हैं। क्यों भाई, करेवा पता है, हां या ना बताएं? करेवा क्या है समझें। ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो वहां पे करेवा निकल करके आता है। ये है पहाड़ी और बीच में ये जो घाटी है, तो ये क्या है? ये झील है। ये क्या है? झील है। ठीक है, बहुत पुरानी बातें हैं, पेलियोलिथिक एज की बात है। मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद धीरे धीरे कैसे कैसे भारत का स्थल निर्माण होता है, उस दौर की बातें हैं। ये जो झील निक्षेप है ना, निक्षेप, झील निक्षेप, झीलों का निक्षेप, ये जो मिट्टी है, जो रेत है, जो कंकड़ पत्थर हैं, कंकड़ पत्थर, बजरी आदि, ये सब धीरे 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 इकट्ठे हो रहे हैं। धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। धीरे धीरे ये सब इकट्ठे हो रहे हैं करोड़ों साल में। ठीक है, करोड़ों साल में, कई सौ हजार करोड़ों साल में। और धीरे धीरे ये सब जो इकट्ठे हो रहे हैं, ये इस रूप में आ जा रहे हैं, इस रूप में आ जा रहे हैं, पहाड़ी के रूप में आ जा रहे हैं। लेकिन यह पहाड़ी पहाड़ी नहीं है। ये पहाड़ी पहाड़ी नहीं है। क्या है ये? अच्छा, इसमें एक चीज और, हिमचादर भी देखने को मिलेगा, हिमोड़ भी देखने को मिलेगा, हिमोड़। ठीक है, ये पहाड़ी एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, बल्कि इस पहाड़ी का ये जो ऊपर का एरिया है ना, वह समतल है, समतल, समतल है। करेवा ये है। और इस पर जाफरान की खेती, बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके आता है। केसर, जाफरान, ये होता है करेवा। अर्थात करेवा का मतलब है कुछ समतल ऊपरी पहाड़ी, जिसका ऊपर का हिस्सा समतल हो। वह कैसे बन रहा है? झील निक्षेप से, मिट्टी से, रेत, कंकड़, पत्थर, हिमोड़ आदि से इकट्ठा होकर के इनका आवरण तैयार हो रहा है और उस पर केसर की खेती हो रही है, जाफरान की खेती हो रही है। यह करेवा के नाम से जाना जाता है। और ये तमाम सारे जो स्थल हैं, ये तमाम सारे जो स्थल हैं कश्मीर घाटी के, यह सब करेवा पर ही स्थित है। ठीक है, क्लियर होगी बात, उम्मीद करता हूं। बुर्ज होम को लेकर, ये गुफकराल को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे, और गुफकराल के अंतर्गत यहां पे तांबे का हेयरपिन। एक और महत्वपूर्ण बात कि गुफकराल क्षेत्र से भारी मात्रा में चारकोल की प्राप्ति हो रही है। चारकोल की प्राप्ति, भारी मात्रा में चारकोल। आज जैसे हम लोग तमाम सारे मोटी पतली पेड़ वनस्पतियां देखते हैं ना, वृक्ष, करोड़ों वर्ष पहले भी रहे होंगे? नहीं, समय के साथ वह उखड़े, गिरे, टूटे, कोई काटने वाला तो है नहीं।
धीरे धीरे समय के साथ पृथ्वी के गर्भ में ही चलते गए, ऊपर आवरण इकट्ठा होता गया, वो दबते गए नीचे, समय के साथ चारकोल के रूप में, लकड़ी वाले कोयला के रूप में। इसी प्रकार पशु की हड्डियां आदि भी लाखों करोड़ों वर्षों में नहीं। तो यहां से भारी मात्रा में चारकोल की प्राप्ति हो रही है एंड बहुत ज्यादा मात्रा में यहां से जली हुई लकड़ियां प्राप्त हुई हैं, जली हुई लकड़ियां। और इससे विद्वानों ने अनुमान लगाया कि गुफकराल क्षेत्र में संभवतः व्यापक अग्निकांड संकेत मिलता है। व्यापक रूप से यहां पे कभी किसी समय काल में नवपाषाण काल के अंतर्गत ही अग्निकांड कभी हुआ रहा होगा, इस प्रकार का अनुमान विद्वानों के द्वारा लगाया गया है। उम्मीद करता हूं बात अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। इसके अलावा कुछ और बातें, जैसे कश्मीर के अलावा हम लोग लद्दाख की बात कर सकते हैं। लद्दाख कश्मीर घाटी से अलग है। लेह लद्दाख कश्मीर घाटी से अलग देखने को मिलता है लेह लद्दाख। और लेह लद्दाख के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलते हैं। एक गियाक, ये नवपाषाण काल का स्थल है, कश्मीर घाटी नहीं बल्कि लद्दाख। और एक कियारी, लद्दाख और कियारी, ये दो नवपाषाणिक स्थल हैं। कहां? लद्दाख क्षेत्र में। इसी प्रकार हिमाचल क्षेत्र से भी इस काल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र से। जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, बस ध्यान में कर लेना है, कोई बहुत ज्यादा महत्व की बातें नहीं है, ठीक है। एक स्थान है रोर, एक स्थान है बरोली, क्या? रोर बरोली। और एक स्थान देहरा गोपीपुर। यह हिमाचल प्रदेश के नवपाषाण काल के स्थल हैं, बस ध्यान में रखना है, परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बात को यहीं पे रोकेंगे। अगली क्लास में हम लोग कल अब उत्तर प्रदेश में तमाम सारे क्षेत्र प्राप्त हो रहे हैं। विंध्य क्षेत्र वाला जो एरिया है और विंध्य क्षेत्र के सीमांत क्षेत्र, इवन संत कबीर नगर, गोरखपुर, नरहन बहुत फेमस जगह मिलेगा। सहगौरा बहुत फेमस जगह है। सहगौरा लोग चिरपरिचित है मौर्य काल में, लेकिन नवपाषाण काल का भी साक्ष्य मिल रहा है सहगौरा से, नरहन से, गोरखपुर में। संत कबीर नगर, लहुरा देव नहीं, कोल्डिहवा बेलन घाटी में, महागढ़ा, इसके अलावा पंचोह, इंदारी, ये सब कुछ बेलन घाटी से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। कल हम लोग पूरा एक क्लास करेंगे उत्तर प्रदेश के स्थलों को लेकर के, कुछ बातें हम लोग बिहार को लेकर के करेंगे। और परसों एक क्लास फिर हम लोग करेंगे दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल को लेकर के, चाहे वह तमिलनाडु से संबंधित हो, चाहे कर्नाटक से हो, चाहे आंध्र प्रदेश से क्षेत्र से, ठीक है। यहां पे जाकर के फिर हमारी बात कंप्लीट होगी। अर्थात मुझे लगता है कि संभवतः परसों जाकर के हम लोग इन सारी बातों को नवपाषाण काल से संबंधित स्पष्ट कर लेंगे। पीडीएफ आपको कल मैं भिजवाऊंगा, ठीक है, पीडीएफ कल मैं भिजवाऊंगा। मिलते हैं, धन्यवाद। हाँ भाई संतराम जी ठीक ठाक हैं। शशिकला जी, आरती जी, राहुल जी, ठीक है फिर।